एवरीवन, तो हम इस समय पढ़ रहे हैं जॉफ्री चौसर को, क्योंकि चल रही है तैयारी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम की। और वेरी फर्स्ट राइटर है जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम का इंग्लिश के सिलेबस के प्री के लिए, उसमें जॉफ्री चौसर। तो हमने कर ली हैं 2 वीडियोस और ये है इस सीरीज़ का 3rd वीडियो। साथ ही साथ इफ़ यू आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, डीएसएसबी, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, केवीएस, एनवीएस एंड जीआईसी lecturer exam, so do subscribe the channel as well as please press the bell icon also so that you can get the my videos notification timely as I upload. So now let's start the video. This is the question number 31. 30 क्वेश्चन हम 2 वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो 31 क्वेश्चन है ट्रोइलस एंड क्रिसीड विच रिटेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द लवर्स ट्रोइलस एंड क्रिसीड इज एन। जो जॉफ्री चौसर का ये वर्क है, ये वर्स रोमांस है, एपिक पोएम है ट्रोइलस एंड क्रिसीड, जो कि मिड 1380s के दौरान लिखी गई थी चौसर के द्वारा। तो ये चौसर का जो ये वर्क है, एपिक पोएम है ट्रोइलस एंड क्रिसीड, जो बताती है ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द लवर्स। ट्रोइलस और क्रिसीड की लव स्टोरी को बताती है, ट्रेजिक लव स्टोरी को बताती है। ट्रोइलस वॉज द सन ऑफ ट्रोजन किंग प्रियामस। जब हम इस समय के मेडिवल और रेनेसा टाइम की स्टोरीज़ को पढ़ते हैं तो कई बार हमें ये कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो ट्रोजन वॉर जो हुआ था वो, उसमें ट्रोइलस का नाम, जब ट्रोजन वॉर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ट्रोइलस के बारे में पढ़ा होगा। तो ट्रोजन जो किंग था प्रियामस, उसी का बेटा ट्रोइलस था। और क्रिसीड जो थी उसी समय ये लेडी थी, इसके फादर का नाम क्यासमस था, जो कि एक शीर था, भविष्यवेत्ता बता था और प्रीस्ट भी था। तो ये उसी की डॉटर थी, विडोड डॉटर थी। तो इन्हीं दोनों का ट्रेजिक लव स्टोरी है ट्रोइलस और क्रिसीड। नेक्स्ट है कंपोज्ड यूजिंग राइम रॉयल। तो इस पोएम को, एपिक पोएम को जॉफ्री चौसर ने राइम रॉयल का यूज़ करके कंपोज किया है। और चौसर, एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज़ द फर्स्ट पोएम वेयर चौसर यूज्ड राइम रॉयल। ये पहली पोएम है जिसमें सबसे पहले चौसर ने राइम रॉयल यूज़ किया, ट्रोइलस एंड क्रिसीड। और राइम रॉयल क्या है? 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर स्टेंजा होता है राइम रॉयल। तो ये पोएम जो लिखी गई है 8239 लाइन्स की पोएम है, इसमें लिखी गई है। और इसका जो प्लॉट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम पर्पज़ से, कि जो इसका प्लॉट है ये लिया गया है फ्रॉम जिवानी बोकैसियोस इल फिलेस्ट्रेटो। बोकैकियो के जिवानी बोकैकियो का इल फिलेस्ट्रेटो जो वर्क था उससे लिया गया है, सीधे सीधे उससे लिया गया है। एंड जिवानी बोकैकियो वॉज अ इटालियन राइटर। तो इटालियन राइटर थे जिवानी बोकैकियो, और उन्हीं के वर्क से, इल फिलेस्ट्रेटो वर्क से इंस्पायर होकर के, या वहीं से चौसर ने इसके प्लॉट को, ट्रोइलस एंड क्रिसीड के प्लॉट को वहीं से लिया हुआ है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुका और डिस्कस कर चुके हैं कि जॉफ्री चौसर वॉज टू मच इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम फ्रेंच एंड इटालियन लिटरेचर, और उन्होंने अपने स्टार्टिंग के वर्क को ज़्यादातर वहीं से एज इट इज़ बोरो कर लिया था। दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंस ऑफ प्लेगरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द एज ऑफ चौसर। तो चौसर की एज को क्या क्या नाम से जाना जाता है? द एज ऑफ ट्रांजिशन, द एज ऑफ टर्बुलेंस। तो एक्चुअली देयर वाज अ ट्रांजिशन ऑफ मेडिवल एंड द रेनेसा। वो जो ट्रांजिशन पीरियड था, तो मेडिवल और रेनेसा स्टार्ट हो गया था, और वैसे भी 14th सेंचुरी में इटली में रेनेसा शुरू हो गया था। तो उसी का इफेक्ट यहाँ भी देखने को मिलता है। और इंग्लिश में राइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, एंड इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, एंड चौसर वॉज द फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इंग्लिश लैंग्वेज वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। दैट वॉज द रीजन ऑफ रेनेसा एंड ऑल्सो इन इंग्लैंड। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी, जो कि इसीलिए चौसर की एज को द एज ऑफ ट्रांजिशन कहा गया, क्योंकि चेंजेस आ रहे थे और लोग समझ रहे थे एक दूसरे को, और रिफॉर्म करना चाहते थे, चर्च में रिफॉर्म करना चाहते थे। चर्च वॉज टू मच करप्टेड, और वो धर्म ग्रंथों को अपने तरीके से, जो वहाँ के प्रीस्ट थे, पादरी लोग थे, अपने तरीके से बताते थे। तो उससे लोग बहुत परेशान हो गए थे। जॉन वैक्लिफ का नाम भी उसमें आता है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जिन्होंने सबसे पहले बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और लोगों को हाथ में दिया और समझाया कि क्या मीनिंग है इसका। तो इस तरीके से बड़ी उथल पुथल का वो एज था, द एज ऑफ टर्बुलेंस। और इसी दौरान हुआ था 100 ईयर वॉर, जो कि बहुत बड़ा रोल निभाता है, और जिसने 1/3 आबादी को ही साफ कर दिया था। तो वो था 1348 का ब्लैक डेथ। तो जो ब्लैक डेथ इवेंट था 1348 का,
तो जो ये एक तरीके से प्लेग था, पेंडेमिक था, जिसने कि 1/3 आबादी को ही साफ कर दिया था। तो इस तरीके से बहुत सारे उस साल चेंजेस आए थे उन 100 ईयर्स में। तो वो द एज ऑफ ट्रांजिशन और एज ऑफ टर्बुलेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, चौसर्स द रोमांट ऑफ द रोज इज अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच वर्क। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चौसर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इटालियन, ग्रीक और फ्रेंच लिटरेचर से। तो उनका जो ये वर्क है द रोमांट ऑफ द रोज, इन्होंने डायरेक्ट फ्रेंच वर्क रोमन डी ला रोज का डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर दिया है अपने इस वर्क में, द रोमांट ऑफ द रोज में। तो क्योंकि चौसर और इसके साथ साथ चौसर इन्फ्लुएंस थे, जो 3 क्राउन्स ऑफ इटालियन लिटरेचर हैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, दांते, पेट्रार्क एंड बोकैकियो। इन तीनों से, और इन ये तीनों लोगों को कहा जाता है 3 क्राउन्स ऑफ इटालियन लिटरेचर। तो इटालियन लिटरेचर के 3 क्राउन्स थे, डांटे, पेट्रार्क एंड बोकैकियो। और इन तीनों से ये चौसर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और चौसर ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था इटली, उनको चांस मिला था इटली, फ्रांस, इन सभी कंट्रीज़ में जाने का, जिससे कि ये इनके टच में आए हुए थे और इनके वर्क्स को इन्होंने रीड किया था। और रोमन डी ला रोज डायरेक्ट ट्रांसलेशन किया था इन्होंने अपने वर्क द रोमांट ऑफ द रोज में। रोमन डी ला रोज इज अ फ्रेंच वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ चौसर बिगिंस विद अ प्रेयर टू गॉड। चौसर की कौन सी पोएम है जो कि प्रेयर टू गॉड के साथ में स्टार्ट होती है, मतलब वो पोएम शुरू होती है कि गॉड की प्रार्थना के साथ। तो आंसर है द हाउस ऑफ फेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया द वैलेंटाइंस डे इज अ डे फॉर लवर्स इज थॉट टू ओरिजिनेट विथ चौसर्स पोएम। ऐसा माना जाता है कि जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है तो वो चौसर की पोएम के साथ ओरिजिनेट हुआ था। इज़ अ डे फॉर लवर्स, वो लवर्स के लिए डे माना जाता है। पर ये जो डे था एक्चुअली ये किस पोएम में कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, चौसर की किस पोएम के साथ इस विचार का की उत्पत्ति हुई या कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ। तो आंसर है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में जिक्र आता है जहाँ चौसर ने द वैलेंटाइंस डे का जिक्र किया है। और माना जाता है कि तभी से वैलेंटाइंस डे इज़ अ डे फॉर लवर्स के रूप में मनाया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि क्या है ये पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। तो पोएम रिटन इन लेट 14th सेंचुरी, लेट 14th सेंचुरी में पोएम लिखी गई थी पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। और जो वैलेंटाइन थे वो सेंट वैलेंटाइन थे। एंड सेंट वैलेंटाइन 3rd सेंचुरी रोमन मार्टियर थे, एक रोमन शहीद थे। वॉज परसिक्यूटेड फॉर हिज क्रिश्चियन फेथ, persecuted for his Christian faith. So in this way the Valentine's Day was started for the devotion of towards Saint Valentine. सेंट वैलेंटाइन के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हुए लोगों ने अपना प्रेम जाहिर किया था। और वही पार्लियामेंट फॉल में जॉफ्री चौसर ने डिस्क्राइब किया। और उस तभी से मानते हैं कि वहीं से ओरिजिनेट हुआ है वैलेंटाइन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट एंड द फादर ऑफ द इंग्लिश प्रोज रिफॉर्मेशन एंड ही मे बी कॉल्ड विथ इक्वल जस्टिस द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था जॉन वैक्लिफ के बारे में। तो जॉन वैक्लिफ ऐसा फिगर था जो कि पहला प्रोटेस्टेंट था जिसने आवाज़ उठाई चर्च के खिलाफ 14th सेंचुरी में। चर्च क्योंकि बहुत करप्ट हो गए थे, सारी वेल्थ, सारा प्लेजर, सारी लग्जरी चर्च में थी। वो लोग अपने हिसाब से लोगों को प्रेडिक्ट करते थे, बेवकूफ़ बना रहे थे और खुद बढ़िया ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। और कॉमन व्यक्ति संघर्ष कर रहा था, इवन उसकी नीड भी नहीं पूरी हो पा रही थी क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भी समय समय पर आ रही थी जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। और जो इकोनॉमी थी वो भी गड़बड़ा रही थी। और जो 100 ईयर वॉर चल रहा था उसी कारण पोल टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए थे। तो इस तरीके से जॉन वैक्लिफ पहला व्यक्ति था इंग्लैंड में जिसने कि चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाई। दैट्स वाई ही इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट इन इंग्लैंड। और लोगों में बाइबल का ट्रांसलेशन कर दिया इंग्लिश में, तो रिफॉर्मेशन भी शुरू हो गया। और उनकी इच्छा थी, ये इन्होंने लोलार्ड मूवमेंट भी स्टार्ट करवाया था। और इनकी इच्छा थी कि चर्च में रिफॉर्म होना चाहिए, सारी वेल्थ चर्च से खींचकर, क्योंकि वो कॉमन पीपल से ही ले लेके ये लोग धनी हुए हैं तो लोगों में दिया जाना चाहिए और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो सारी वेल्थ वहाँ चर्च से ले ली जानी चाहिए। और क्रिश्चियनिटी का रियल मीनिंग में इन्होंने मीनिंग बताई कि क्रिश्चियनिटी की क्या रियल मीनिंग है। तो इस तरीके से अब जब बाइबल लोगों के हाथ में आ गई थी तो लोग हर चीज़ खुद पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, क्योंकि इसके पहले बाइबल लैटिन में थी। और लैटिन जो थी वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज नहीं थी, उसको कोई पढ़ नहीं पाता था। तो वही लोग पढ़ पाते थे जो प्रीस्ट लोग थे चर्च के,
और पोप लोग थे, तो ये लोग अपने तरीके से उसको ट्रांसलेट करते थे। तो इसीलिए जॉन वैक्लिफ को फादर ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, और ही मे बी कॉल्ड विथ इक्वल जस्टिस द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, और साथ ही साथ बराबर तरीके से उनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री आता है तो आंसर है जॉफ्री चौसर, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज आता है तो जॉन वैक्लिफ। लेकिन अब जॉन वैक्लिफ क्यों कहलाए? क्योंकि सबसे पहले बाइबल उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की और बाइबल उन्होंने प्रोज में लिखी, इसीलिए जो ट्रांसलेशन था वो प्रोज में था, इसीलिए जॉन वैक्लिफ को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं, या मेरी टेक्निक्स अच्छी लग रही है या नहीं, या आपको समझ आ रहा है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कैंटरबरी टेल्स व्हाट इज द नेम ऑफ द इन वेयर द पिलग्रिम्स मीट बिफोर देयर जर्नी। कैंटरबरी टेल्स इज द मास्टरपीस ऑफ जॉफ्री चौसर। तो इस बुक में वो कौन सी इन थी? इन मीन्स रेस्टोरेंट, सराय, जहाँ पर सभी पिलग्रिम, सभी तीर्थयात्री मिले थे अपनी यात्रा से पहले। तो द नेम ऑफ दैट इन इज टबार्ड इन। बहुत क्वेश्चन आ जाता है, ये कई बार आता है। तो उस इन का नाम क्या था? टबार्ड इन। एंड द होस्ट्स नेम इज, और उस इन में, उस रेस्टोरेंट में जो उनका होस्ट था वो था हैरी बैली। हैरी बैली का नेम भी याद रखना है, होस्ट नेम वॉज हैरी बैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच सीजन ऑफ ईयर डज द पिलग्रिमेज टेक प्लेस। किस सीजन में वो यात्रा शुरू हुई थी, वो जो तीर्थ यात्रा थी, जब कौन सा महीना था जिस समय ये तीर्थ यात्रा का जिक्र आता है कैंटरबरी टेल्स में, जब वो लोग सेंट थॉमस बकेट के श्राइन पर जाते हैं और अपनी भक्ति को शो करते हैं, वहाँ पर उनके वर्शिप के लिए जाते हैं, उनकी पूजा के लिए जाते हैं। तो दैट इज़ द सीज़न ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का सीज़न होता है वो, इन द हाइट ऑफ स्प्रिंग, जब बसंत ऋतु अपने पीक पर होती है। नेक्स्ट है, विच पिलग्रिम कैरीज अ ब्रूच इंस्क्राइब्ड विथ लैटिन वर्ड्स मीनिंग लव कॉन्क्यूर्स ऑल। कैंटरबरी टेल्स में हम कई कैरेक्टर से गो थ्रू होते हैं, उसमें से एक कैरेक्टर ऐसा है जिसने कि, कैरेक्टर कह लीजिए, पिलग्रिम कह लीजिए, तीर्थयात्री कह लीजिए, जिसने कि एक ब्रूच पहना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है, लैटिन में लिखा हुआ है कि जिसका मतलब होता है लव कॉन्क्यूर्स ऑल। तो वो कौन सा कैरेक्टर है जिसने ये ब्रूच पहन रखा है और उस पर खुद लिखा हुआ है कि लव कॉन्क्यूर्स ऑल, इंस्क्राइब्ड कर रखा है, मतलब गुदवा रखा है। तो लैटिन में लिखवा रखा था, लेकिन उसका इंग्लिश मीनिंग होता है लव कॉन्क्यूर्स ऑल। तो वो लेडी थी द प्रियोरस थी, जिसने कि ये ब्रूच गुदवा रखा था अपने उस पर, और लैटिन में कि लव कॉन्क्यूर्स ऑल। तो आंसर इज द प्रियोरस। बहुत ही याद रखने वाला क्वेश्चन है। विच कैरेक्टर हैज़ अ फॉर्क्ड बियर्ड। किसकी एकदम फॉर्क्ड बियर्ड थी? तो आंसर है द मर्चेंट की फॉर्क्ड बियर्ड थी। फॉर्क मीन्स होता है नुकीली दाढ़ी। व्हाट इज द मोरल ऑफ द नन्स प्रीस्ट टेल। एक कैरेक्टर और हमें मिलता है इसमें, नन्स प्रीस्ट टेल। तो जो नन्स प्रीस्ट थी उसकी भी स्टोरी थी, तो उसकी स्टोरी का, कहानी का क्या मोरल था? उसकी स्टोरी का मोरल था कि नेवर ट्रस्ट अ फ्लैटरर। स्टोरी का मोरल, नेवर ट्रस्ट अ फ्लैटरर, चापलूसों पर कभी भरोसा मत करो। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको हेल्पफुल प्रूव हो रहे होंगे। सो thanks for watching. We'll meet you again with next video, and if you haven't subscribed till this time please do subscribe। और आपको भी लिंक मिल जाएगा दोनों अर्लियर वीडियोस का, तो आप उसको भी फर्स्ट और सेकंड वीडियोस भी देख सकते हैं।